सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं है। शरीर आराम चाह रहा है पर दिमाग और मन आराम करने नहीं दे रहे। एक तो डर लग रहा है कि आराम करने बैठ गई तो ससुराल वाले 10 ताने सुनाएंगे, और दूसरा बैठे बैठे बस अगले काम की रूपरेखा तैयार किए जा रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। सुबह जैसे तैसे एक रोटी रोल करके चाय के साथ खा ली थी। उसके बाद एक अन्य का दाना पेट में नहीं गया। पर मैं यहाँ रसोई में रोटियां सेक रही हूँ। घर में देवरानी के कुआं पूजन का उत्सव है। अभी 20 दिन पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है। घर में मेहमानों का जमावड़ा है। जेठानी हूँ पर मुझे बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना है। कहा था कि कुआं पूजन के दिन काम वाली रख लो तो थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाएगी, पर सबको ये फिजूल खर्ची लगी। घर में इतने सदस्य हैं तो सही मिलकर कर लेंगे, पर ये मिलकर क्या होता है ये तो घर की बहू ही अच्छी तरह से जानती है। फुर्सत तो सासू माँ और ननद को भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहू से किस तरह काम निकलवाना है। आखिरकार बैठी जरूर है पर दिमाग भी तो काम कर ही रहा है। उन लोगों का जच्चा बच्चा का काम भी मुझे ही करना है। ऊपर से खुद की 2 साल की बेटी को भी संभालना है। उसे कोई संभाल भी नहीं रहा। उसमें भी मीन मेख निकालने से कोई बाज नहीं आ रहा। सुबह से कई बार तो वो रो चुकी है। जब उसे गोद में उठाए मैं सबको चाय सर्व करते हुए देवरानी के कमरे में गई, जहां और औरतों के साथ सासू माँ बैठी हुई थी, तो उन्हें इतना भी तरस नहीं आया कि बच्ची को ही गोद से ले ले, बल्कि सिर्फ ये नोटिस किया कि मेरे कपड़ों में से मेरी स्ट्रिप बाहर झांक रही है। और इतनी औरतों के बीच ही सासू माँ ने टोक दिया, अरे निर्लज, अपनी झालर को अंदर तो कर ले। सुनकर औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तब देवरानी ने ही इशारे से बताया कि मेरी स्ट्रिप बाहर दिख रही है, जिसे ठीक कर मैं दोबारा अपने काम में लग गई। इतने लोगों के सामने सासू माँ के ऐसा कहने पर गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ कह ना सकी। मदद तो कोई करा नहीं रहा था। ऊपर से ये रिश्तेदार, हे भगवान, जब शाम का खाना हलवाई से बनवाया है तो इन लोगों को पूरी नहीं खानी, इनको रोटी खाने की इच्छा है। और उस पर महान हमारे घर वाले। ऐसा नहीं कि हलवाई को ही रोटी सेकने के लिए कह दे, पर नहीं, क्या जवाब दिया था सासू माँ ने, अरे उसका काम रुक जाएगा, रोटी तो बहू अंदर रसोई में बना लेगी, तो इन लोगों के लिए रोटी सेकने का काम कर रही हूँ। इतने में सासू माँ रसोई में चेतना चेतना आवाज़ देती हुई आई, अरे मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं। चेतना मेरा नाम है, इस घर की बड़ी बहू। पर सासू माँ की कोई खास कृपा नहीं है मुझ पर। कृपा होगी भी कैसे, एक तो गरीब घर की, ऊपर से पहली संतान बेटी। उन्हें मुझ पर गुस्सा होने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह किसी भी बात को पकड़कर बस मुझे सुनाना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो सासू माँ रसोई में आई और मुझ पर गुस्सा होने लगी, बहू तुमने अब तक छत पर से अपनी प्रदर्शनी क्यों नहीं हटाई। एक पल के लिए सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि सच कहूँ मुझे समझ ही नहीं आया कि वह कहना क्या चाहती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझी नहीं, कैसी निर्लज हो तुम। जब तुम्हें पता है कि आज घर में उत्सव है तो जरूरी है क्या तुम अपने प्रदर्शनी को छत पर यूँ टांग कर आ गई। मैं सचमुच मम्मी जी अभी तक समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हैं। अरे अपने अंडर गारमेंट्स उठाकर चुपचाप कमरे में रख। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई जब मेहमान ऊपर छत पर गए और वहां उन लोगों ने वह लटकती हुई झालर देखी, पर वो तो सभी कपड़ों के साथ ही सूख रहे थे। और आप और दीदी शाम को खुद छत पर जाकर कपड़े ले आई थी ना। हाँ, हम सभी कपड़े ले आए थे, पर तुम्हारी वह कपड़े नहीं। हम क्या तुम्हारी ये झालर उतारने के लिए है। कुछ तो शर्म कर, अपनी सास और ननद से ऐसा काम करवाओगी। तुम्हारी ननद ससुराल से क्या तुम्हारी झालर उतारने के लिए यहाँ आई है। एक पल को तो आया कि कह दूं कि सब सास बीमार होती हैं तो उनकी झालर को बहू आसानी से धो देती हैं, सुखा के आ जाती हैं। यहाँ तक कि
तय करके उनके कमरे में भी रख देती हैं। पर सास और ननद को ऐसे झालर पहनने में शर्म नहीं आती, पर बहू की उनसे बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं रोटी सेकती हुई गैस बंद कर ऊपर छत पर गई। देखा तो कुछ रिश्तेदार औरतें वहां खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर ऐसी कुटिल मुस्कान बिखेर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुर्म करके बैठी हूँ। मैंने चुपचाप अपने अंडर गारमेंट उठाए और अपने कमरे में ले आई। बुरा बहुत लगा पर चुप रही। आखिर घर में उत्सव था, देवरानी के काम को बिगाड़ना मुझे सही नहीं लगा। खैर राजी खुशी बाकी का प्रोग्राम हो गया। अधिकतर रिश्तेदार घर जा चुके थे जो खास थे और घर पर ही रुके थे। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं फिर अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने पीने के बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई और कपड़े लेकर नीचे आ गई और सबके कपड़े तय कर अपनी अपनी जगह पर रख भी दिए। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज़ दी, चेतना ओ चेतना। जी मम्मी जी। अरे तेरी ननद मधु अपने कपड़े बैग में जमा रही थी तो इसके कुछ कपड़े कम है क्या? तुम सारे कपड़े छत पर से नहीं लाई? नहीं मम्मी जी, मैं तो सारे कपड़े ले आई थी। अरे नहीं, इसके अंदर गारमेंट्स नहीं हैं। क्या नहीं है? मैंने सुनकर अनसुना किया। अंडर गारमेंट्स नहीं हैं, मधु ने बीच में ही कहा। मैं समझी नहीं। मैंने अभी भी अनजान बनते हुए कहा, अरे निर्लज, इसके अंडर गारमेंट्स उन कपड़ों में नहीं है जो तू छत पर से लेकर आई है। अब की बार सासू माँ ने चिल्लाकर कहा, अच्छा अच्छा, वो झालर। अरे हाँ मम्मी जी, वो तो छत पर ही है। मैं तो उसे वहीं प्रदर्शनी में छोड़ आई। मेरी बात सुनकर सासू माँ सख्ते में आ गई, जबकि पास बैठी और रिश्तेदार महिलाएं हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। उन लोगों को अपनी तरफ देखते देखकर सासू माँ ने तमतमाते हुए कहा, बहू कैसी निर्लज्जता से बात कर रही है तू? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी, माँ बाप ने नहीं, ये तो आपने ही कल सिखाया था। आप मेरे और कपड़े उतार कर ले आई, लेकिन मेरे अंडर गारमेंट वहीं छोड़ कर आ गई क्योंकि आपको और दीदी को उसे उतारने में शर्म आ रही थी। बस मैंने भी वही किया है। औरत होकर आप औरत के साथ इस तरह से व्यवहार करते हो। आपके अंडर गारमेंट होते हैं और बहू के अंडर गारमेंट झालर बन जाते हैं। अंडर गारमेंट भी तो और कपड़ों की तरह ही होते हैं। फिर बहू के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? सासू माँ से उस समय कुछ बोलते न बना। इतने लोगों के सामने मैंने जवाब दे दिया था। बस वह मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था मैं तो वैसे भी निर्लज कहलाती हूँ। अब तुम बुराई करो या भलाई करो, क्या फर्क पड़ता है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।